तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। भारत का स्थिति पृथ्वी पर किस अक्षांश में पड़ता है, किस देशांतर की स्थिति में वह पड़ता है, इसको हम एक एक और बारीक ढंग से देखेंगे। भारत का जो है कि सबसे उत्तर वाला पॉइंट कौन है, दक्षिण वाला पॉइंट कौन है, उसके बाद जो है पूर्वी भाग कौन है, पश्चिमी भाग कौन है, इसके समस्त चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो फिर आइए हेडिंग देते हैं, भारत का भौगोलिक स्थिति। भारत का भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम कुछ चीज़ों को बोलेंगे, सिर्फ आप लोग जो है कि ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिए। कारण कि मेरा मुख्य मकसद यह रहता है कि पहले कोई भी चीज़ को बोल करके समझा दिया जाए एक बार, थोड़ा सा ही। मान लीजिए कि 5% ही दिमाग में डालने का कोशिश करते हैं कि मेरे बातों से आप कुछ ना कुछ नाम से परिचित हो जाएं। उसके बाद जो है हम वीडियो में आगे यहाँ फिगर बना करके आप लोगों को एक एक स्थिति को बारीक ढंग से समझाएंगे और बताएंगे। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि अगर जो यह भारत की भौगोलिक स्थिति वाला जो है कि चैप्टर का जो क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है, उससे अगर जो आपको क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर आप हमको बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को एकदम एंड तक आप देखिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर एकदम हो ही जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बातों को बता देते हैं, उसके बाद जो है कि इसको किस ढंग से पढ़ेंगे उसको हम बारीक बारीक ढंग से देखेंगे। तो देखिए, हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि भारत का जो है कि इसका मोटा मोटी जो है कि इसका नामकरण से संबंधित जो मतलब कि कहाँ से भारत नाम आया, इसकी स्थिति किस तरह से आई, उसको हम थोड़ा सा बोलते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक जो रहेगा इसकी स्थिति, उसको हम समझाएंगे। तो देखिए, भारत का नाम आर्यवर्त, उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य के नाम से जाना जाता था ना, उन्हीं के नामों पर आर्यवर्त रखा गया था। ठीक, उसके बाद जो है कि कुछ वैदिक आर्य, वैदिक काल अगर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वैदिकों का काल जो है कि 1500 से 600 BC के बीच में पड़ता है। तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। कुछ हम सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं, बस इसको सुनिए, ये मेन चीज़ नहीं है, सिर्फ इसका हम बेसिक थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं, जो हमको है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप सुनते रहिए। वैदिक आर्य जो थे 1500 से 600 BC के बीच में जो निवास करते थे, उसका निवास स्थान सिंधु घाटी में पड़ता था। तो ईरानियों ने इस नदी को जो है कि सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके पुकारा, और इसी हिंदू से जो है हिंदुस्तान नाम निकल करके आता है। जबकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी तथा इस देश को इंडिया नाम दिया। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिए और सुनिए कि नाम कहाँ से आया, उसके बाद हम इसकी स्थिति को बताते हैं। भारत जो है, यह भारत की स्थिति के अगर आप देखिएगा, मेरे पास तो मैप नहीं है, लेकिन आगे के वीडियो में हम एक छोटा सा मैप आपको दिखा करके समझाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अच्छे नॉलेज के लिए जो है कि अच्छा प्रोजेक्टर और अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो है कि हम सोचते हैं कि अपना बातों से ही समझा दें, और ये छोटा सा एक बोर्ड है उसके माध्यम से ही आपको हम बताएं, ताकि आप जो है कि दूसरा वीडियो इसके बाद ना देखें। एक बार देखने के बाद जो है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, उस पावर को इस्तेमाल कीजिए और बारीक ढंग से आप सुनते रहिए सिर्फ। ठीक, तो भारत जो है, इसके उत्तर में भारत को आप देखिएगा तो हिमालय पर्वत पड़ता है। भारत के उत्तर वाला पोर्शन में आप देखिएगा तो हिमालय पर्वत पड़ता है। ठीक, उसके बाद इसके उत्तर और पश्चिम वाले भाग में चले जाइएगा तो हिंदू कुश या सुलेमान श्रेणियां की पर्वत पड़ती है। और इसके जो है कि उत्तर पूरब वाले भाग में चल जाइएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कि पूर्वांचल पहाड़ियाँ पाई जाती है। और इसके भारत का दक्षिण में देखिएगा ना, तो दक्षिण में जो है कि हिंद महासागर से घिरा हुआ एक प्रायद्वीप है, और इन सबों को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है।
आप लोग सुनते होंगे ना कि भारतीय उपमहाद्वीप, तो इससे यह आंकड़ा मत लगा लीजिए कि भारत का नाम आया तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ भारत की ही स्थिति की चर्चा हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप से आशय इस बात से होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल के टोटल 5 देशों को रखा गया है। टोटल कितना? 5। ये उंगली जो दिखा रहे हैं ये 5 का सिंबल है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देशों को रखा गया है। और वो 5 देश जो है कि भारत के पड़ोसी देश ही हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। देखिए थोड़ा सा हम लिखते हैं कुछ कुछ। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, आप सिर्फ सुनते जाइए, सुनते जाइए, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बात तो कि भारत को रखा गया है, क्या कहें, 5 को रखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के देश में भारत है, एक पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, कह लीजिए कि हमारा बेटा ही है, एक बाप है, दूसरा बेटा कौन है? पाकिस्तान। और एक पोता हम लोगों का है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और एक है नेपाल और एक है भूटान। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान। इसको पोता इसलिए बोले ना, भारत से बिछड़ करके पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बिछड़ करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो कि अभी जो है कि पूर्वी पाकिस्तान पहले के दिनों में था, लेकिन अभी बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। वो भारत का ही देन है, उसको किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो ये तो एक बाप है, एक बेटा है, एक पोता है और 2 देश और हैं, नेपाल और भूटान। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये सब सिर्फ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन उसको फिगर में जो है कि हम इस ढंग से आपको जो है कि यहाँ पर लिख कर समझाएंगे कि आपको जो है कि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत जो है कि पूरा संसार में जितने भी देश हैं, देखते होंगे, रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मतलब कि जितने भी देश का नाम सुनते हैं तो उस देश में जो है कि भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितने नंबर पर आता है, मतलब कि सबसे बड़ा देश कौन है, उसके बाद वाला बड़ा देश कौन है, उसके बाद वाला कौन है, उसके बाद वाला कौन है। अब भारत जो है कि समस्त देशों में कितने नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ा देश जो है कि आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये वाला चीज़ आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा। ध्यान से देखिए इसको कि ये वर्ल्ड मैप का फिगर है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये रूस लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र ना आए। ये जो पीला ढंग से है ना वो रूस है, ये जो है कनाडा है। यहाँ देखिए ये रूस हो गया, कनाडा हो गया, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये ब्राज़ील है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है। तो यहाँ पर हम ये नाम ही क्यों लिए? क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से आप लोग सुनते होंगे और जानते होंगे, हमें पूरा विश्वास है, आप ही को बोल रहे हैं, एकदम आप ही को बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा विश्व में जो है 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन अभी आंकड़ा नहीं आया है जनसंख्या में। हम लोग जो है कि 1 नंबर पर चाइना है, उसको पीछे छोड़ ही देंगे, छोड़ देंगे कि छोड़ दिए हैं। अगर आंकड़ा आ गया ना तो देखिएगा कि 1 नंबर पर जनसंख्या में आ जाएगा इंडिया, 7 नंबर पर क्षेत्रफल में भारत। तो देखिए यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि पहला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है पूरा वर्ल्ड में तो वो है रूस 1 नंबर पर। 2 नंबर पर है कनाडा। देखिए इसका एरिया इतना, सबसे बड़ा एरिया इसका है, पीला ढंग से जो है ये कनाडा 2 नंबर पर आता है। 3 नंबर पर चीन है, 4 नंबर पर अमेरिका है, 5 नंबर पर ब्राज़ील है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7 नंबर पर हमारा भारत आता है और 8 नंबर पर कजाकिस्तान है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वर्ल्ड मैप आप पढ़ते होंगे तो घर में एक वर्ल्ड मैप रखे होंगे, भारत का मैप रखे होंगे, बिहार से होंगे बिहार वाला मैप रखे होंगे, यूपी से देख रहे हैं वीडियो को तो उत्तर प्रदेश का मैप देखते रहे होंगे। तो आप वर्ल्ड मैप में कभी ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो आपको रूस नज़र आएगा। उसके बाद जो है कि इसको याद करने का एकदम हमको कैसे याद है, देखिए कुछ कुछ हम तरीके आपको बताते हैं। ये देखिए 1 नंबर जस्ट सबसे लास्ट, इसके सामने चल रही है 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ से शुरुआत करना है, इसके नीचे चीन, उसके बाद 4 नंबर इसके सामने आना अमेरिका,
5 नंबर जो है कि यहाँ से शुरू करना है, 6 नंबर एकदम लास्ट आ जाना है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर जो है कि भारत और 8 नंबर जो है कजाकिस्तान। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे नहीं लिखना चाहिए, सबसे तो एक ही हो जाएगा, दुनिया का बड़ा देश, बड़ा देश। ठीक, तो 1 नंबर पर हम बताएं क्या कि 1 नंबर पर सबसे बड़ा है रूस, 2 नंबर पर हम बताएं कनाडा, 3 नंबर पर हम बताएं चीन, 4 नंबर पर हम बताएं क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, 5 नंबर पर हम बताएं क्या, ब्राजील, 6 नंबर पर हम बताएं ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर हमारा जो है कि भारत है, और 8 नंबर याद रखिए कि ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ये ध्यान रखिए कि हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर, ऐसे ही याद आप लोगों को होगा, जनसंख्या में 1 नंबर पर जो है कि चीन है और 2 नंबर पर भारत है, लेकिन क्षेत्रफल में जो है कि भारत पूरा विश्व में 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद कुछ चीज़ों को हम सिर्फ फैक्ट बताते जा रहे हैं, आप सुनते ही जाइए। उसके बाद आपको जो है कि एक एक कंसेप्ट लास्ट में एकदम फिगर बनाएंगे ना, उससे अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरा वीडियो आप नहीं देखिएगा फिगर में एकदम आज के बाद भूलिएगा मत। और जो फिगर हम बनाएंगे उस फिगर को आप कहीं भी बना करके रख सकते हैं, सिर्फ लास्ट तक देखिए कि वो फिगर क्या चीज़ होने वाला है। उसके बाद हम बताएंगे कि भारत जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, कभी हम वीडियो एक बनाएंगे अक्षांश और देशांतर को लेकर के। अभी मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि भारत जो है कि अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते होंगे तो ये वाला जो देखिए, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अक्षांश वाला रेखा है, ये जो सीधा सीधी आपको खींचा नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये सीधा सीधी जो खींचा हुआ है ये अक्षांशीय रेखा है। तो अक्षांशीय स्थिति से अगर इसको 2 बराबर भाग में, ये खुद ही किताब है तो बटा हुआ है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो है कि इधर वाला भाग ये उत्तर वाला भाग हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश काट रहा है इसको, और देशांतर वाला ये जो आप देख रहे होंगे ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा इस तरफ से। तो देशांतर रेखा आप देखिएगा कि ये अगर ऐसे काटा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। आप लोग के पास मैप होगा, उसको एक बार निकाल करके देखिएगा। पूर्वी गोलार्ध में जो है कि देशांतर की दृष्टि से भारत, पूर्वी गोलार्ध में देखिए अक्षांशीय दृष्टि से अगर जो हम बात किया जाए, अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय दृष्टि से जो है कि देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध लिख दिए। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा 1 मिनट। आगे देखिए कि देखिए हम बताएं कि भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब देखिए कि भारत की जो मुख्य भूमि है दक्षिण से उत्तर, तो आप कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिए जो हम बोलने वाले हैं, बस आप ध्यान ही दीजिए। और यहाँ पर देखिए कि एकदम समझाने का हम कंसेप्ट आपको कोशिश करते हैं और वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि हवाबाजी में चले जाइएगा। देखिए बस आएगा तो आएगा, जैसे भी समझ में आए आना है, क्योंकि हम सिंपली फॉर्म में बताएंगे। अगर आप भारत को देखिएगा ना, भारत को देखिएगा, भारत का हम चित्र एक बार निकाल करके आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। इसको अगर आप देखते हैं, ये देखिए
भारत को। तो भारत जो है कि भारत की स्थिति मुख्य भूमि से दक्षिण से उत्तर की अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन पूछता है वो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण। ये क्या होता है कि सबसे दक्षिण वाला जो भाग है ना, भारत के सबसे दक्षिण भाग कौन सा है? आप लोग तो नाम बहुत बार सुनते होंगे कि इंदिरा पॉइंट है, उसके बाद कन्याकुमारी है। तो उसकी स्थिति कहाँ होती है? उत्तरी बिंदु जो है कि इंदिरा कौल है जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक। उसके बाद पश्चिमी बिंदु की अगर जो हम बात किया जाए तो पश्चिमी बिंदु जो गौर मोता या गुहार मोती जो गुजरात में पड़ती है। मुख्य भूमि से इसकी क्या कहता है, पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए तो किबीथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो उसको आइए हम देखते हैं इस मैप के द्वारा कि कहाँ कहाँ इसकी स्थिति है। बस आप लोग देखिए, अगर जो भारत की पूर्वी बिंदु दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु हम क्या बताएं कि भारत के सबसे दक्षिण वाला भाग जो होगा, वो दक्षिण वाला भाग जो होगा इंदिरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इंदिरा पॉइंट एकदम आप देखिए। उसके बाद उत्तरी बिंदु की अगर जो बात किया जाए, उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु आप सुनते होंगे इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक। पूर्वी बिंदु की अगर जो बात किया जाए तो पूर्वी बिंदु में हमने क्या बताया कि भारत के सबसे पूरब में जो बिंदु है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति यहाँ देखते होंगे, उसका नाम है किबीथु, ठीक। तो यहाँ पूर्वी बिंदु की बात किया जाए, पूर्वी बिंदु किबीथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। हम यहाँ ये भी लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद ये इंदिरा कौल जो है वो लद्दाख में पड़ता है। आप लोग देखे होंगे, मैप में देखे होंगे, ठीक। ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद जो है कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप में ये पड़ता है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु जो है गौर मोता उसको बोला जाता है या गुहार मोती बोला जाता है, जो गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गुहार मोती इसको बोला जाता है, जो गुजरात में है, गुजरात में। अब देखिए मजा आने वाला है आपको इस बात से कि हम इसमें दिखाते हैं थोड़ा सा इसको। आप लोग एक बार देख लीजिए कि सबसे भारत के दक्षिण में आपको नजर कौन आ रहा होगा? ये इंदिरा पॉइंट हम नाम लिए। तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति आपकी कहाँ पड़ेगी? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, आप मैप देखिएगा तो यहाँ इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ, जो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला भाग है ना, वहाँ इसकी स्थिति पड़ती है। उसके बाद हम बताएं उत्तरी बिंदु, तो भारत के सबसे उत्तर, एक बात जानिए कि मैप पर देखिएगा तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम। ये ध्यान रखिए। तो भारत के उत्तर क्या होगा? सबसे उत्तर वाला, तो उत्तर वाला भाग हम कहाँ पे है? इंदिरा कौल जो लद्दाख में, ये इंदिरा कौल है यहाँ पर, सबसे लास्ट वाला छोर इंदिरा कौल है। और उसके बाद हम बताएं कि सबसे जो है कि दक्षिण वाला बिंदु यहाँ पड़ेगा। और मुख्य भूमि से अगर जो दक्षिण बिंदु पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि यहीं तक आता है, तमिलनाडु तक, ये जो है कि आपका मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। तो मुख्य भूमि में जो है कि कन्याकुमारी हो जाएगा। यहाँ ये भी हम लिख ही देते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है कि कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी, ठीक। अब देखिए कन्याकुमारी आपका यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु जो कि गौर मोता जो है गुजरात में पड़ेगा। गुजरात सबसे इधर लास्ट में है, वो पश्चिमी बिंदु वहां पर पड़ता है। अब आप लोग सुनते होंगे कि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति दक्षिण से उत्तर जो है 8 डिग्री 4 मिनट, आप सुनते होंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्या है?
देखिए एक बार आप सिर्फ सुनिए कि भारत की मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम मुख्य भूमि से दक्षिण से उत्तर इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हम क्या बताएं कि भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में और देशांतरीय दृष्टि से जो है कि पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय, यहाँ हम लिखते हैं, इसको हम फिगर से बताएंगे। अक्षांशीय दृष्टि से इसका हम दक्षिण से क्या कहता है उत्तर, दक्षिण से उत्तर जो है कि दक्षिण से उत्तर अगर जो पूछा जाए विस्तार तो इसका जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट से क्या बताएं 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में पड़ता है। और उसके बाद हम बताएं कि इसका देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसका देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री, गर्मी बहुत है, 1 मिनट, अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेकर के इसका जो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। ये क्या चीज है, अब देखिए कि अक्षांशीय दृष्टि से दक्षिण से उत्तर, और ये जो है पश्चिम से पूरब है, ये पश्चिम से पूरब, यहाँ हम लिख देते हैं पश्चिम टू पूरब। अब देखिए कि ये जो स्थिति दिया हुआ है ना कि 8 डिग्री 4 मिनट, वो दक्षिण वाला जो बिंदु पड़ेगा, दक्षिण वाला बिंदु जो है कि ये मुख्य भूमि वाला दिया हुआ है, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। अगर जो पूछ दिया जाए कि समस्त विस्तार कितना है, तो ये इंदिरा पॉइंट वाला इसका जो पोजीशन आ जाएगा आपका, ये 6 डिग्री 45 मिनट पर ये पड़ता है, 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है मुख्य भूमि से कन्याकुमारी की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर पड़ता है। ये दक्षिण बिंदु है, दक्षिण से उत्तर हम लिखे हैं, तो दक्षिण जो है कि भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद उत्तर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, तो उत्तरी बिंदु कौन है इंदिरा कौर, ये 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। बस अब देखते जाइए देशांतरीय विस्तार हम क्या कहें कि भारत जो है कि उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, तो उत्तर से आप तो दक्षिण देख लिए, अब पूरब से पश्चिम से पूरब देखेंगे, तो पश्चिम से पूरब देखने में जो है कि पश्चिमी बिंदु जो है कि कहाँ पर इसका पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट, तो पश्चिमी बिंदु देख लीजिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है कि इसकी स्थिति को ये दर्शाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और उसके बाद जो है कि हम बताएं कि पूर्वी बिंदु जो है कि 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट रहेगा इसका स्थिति। ये चीज आपको समझ में आया होगा कि आप मूवी में भी देखते होंगे कि कोई खो जाता है तो पूछा जाता है समुद्र में कि तुम कहाँ पर हो, तो उसको बताता है ना कि 68 डिग्री 10 मिनट 20 मिनट, जितना भी वहाँ रहता है वहाँ से 10 मील दूर। तो वही स्थिति दर्शाता है कि भारत की स्थिति सबसे दक्षिण बिंदु की कहाँ है, तो सबसे दक्षिण बिंदु जो है कि इसको भी हम लिख देते हैं कि सबसे दक्षिण बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट इसका है, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक, तो ये जो इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है मैप में देखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट पर पड़ता है। इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर देखिएगा कि 6 डिग्री 45 मिनट है। उसके बाद उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर है। उसके बाद पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे अरुणाचल प्रदेश का लास्ट वाला छोर जो है किबिथु है, 97 डिग्री 25 मिनट पर इसकी स्थिति है। यही चीज क्वेश्चन में आता है कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम से पूरब है। उसके बाद आइए कुछ चीज़ों की हम बताते हैं कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय दोनों विस्तार जो है लगभग समान है। वो कैसे है आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग समान कहने का मतलब हुआ कि इसमें से अगर इसको घटाइएगा तो लगभग 29 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 30 डिग्री पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं।
मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं, सोच रहे होंगे कि मिटा दिए। अब देखिए कि हम क्या बताएं कि दक्षिण से उत्तर जो है 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना, 37 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पर उल्टा लिखा गया, 6 मिनट ये है। अगर इन दोनों को अंतर निकालेंगे ना तो ये लगभग यहाँ लगभग लिख देते हैं, लगभग ये 30 डिग्री का अंतर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद ये वाला देशांतरीय विस्तार में भी आप देखिएगा ना, 37 में से 8 घटाइएगा तो ऐसे ही आपको 29 मिल रहा है, 6 में से जो 4 घटाइएगा तो लगभग 2, मतलब कि 29.2 के आसपास आएगा, तो लगभग 30 हम बताएं। और देशांतरीय विस्तार में भी अगर जो अंतर देखिएगा ना तो अंतर आप देखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है, ये दोनों को अगर 97 में से 68 घटाइएगा तो 29 बचेगा, 25 में से इतना घटाइए तो कुछ बचेगा, तो लगभग यानी कि 30 के आसपास इसका अंतर है। 30 डिग्री के दोनों के मध्य जो है कि लगभग समान ही है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है क्या चीज़ कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय दोनों विस्तार का जो है कि लगभग दूरी जो है कि लगभग कितने का अंतर पाया जाता है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। एक चीज़ आप और बहुत बार क्वेश्चन में देखे होंगे, अब बहुत बार पूछता भी है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसको कि कर्क रेखा काट देता है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, और ये चीज़ों को लेकर के हम एक वीडियो ही बनाएंगे, उस वीडियो को देखने के बाद उसको भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर हम मोटा मोटी जो है कि आपको समझाते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा क्या है, और भारत में जो है कि कर्क रेखा गुजर जाती है और आधा आधा भाग में, 2 भाग में बांट देता है। तो उसकी स्थिति को आइए हम देखते हैं। देखिए बस देखते जाइए कि हम क्या बताएं। कर्क रेखा जो है कि 0 डिग्री अक्षांश जो बीचों बीच पृथ्वी, ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा पृथ्वी है, ठीक, ये पूरा पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ये वाला जो रेखा है ना वो अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो है कि एकदम बराबर 111 किलोमीटर की दूरी पर खींचा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अक्षांश रेखाएं, कुछ चीज़ों को हम बताते हैं, अभी ऐसे ही थोड़ा सा बता के निकल जाते हैं। अक्षांश देशांतर पर एक हम वीडियो ही बनाते हैं। और ये वाला जो सीधा सीधी ग्लोब पर आप देखते होंगे, ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखाएं जो है कि इस तरह से खींची जाती है। बस आप देखिए से और मजा लीजिए। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये फिगर हम क्यों बनाए, ये जो हम शुरू में 20 से काटे थे वो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर है। अक्षांश देशांतर हम नहीं पढ़ा रहे, बस समझा रहे हैं। और ये जो हम 20 से गुजारे थे, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा या मध्याह्न रेखा इसको बोला जाता है, ठीक। अब देखिए कि भारत के बीचों बीच से जो है कि कर्क रेखाएं गुजरती है। अब इसकी स्थिति को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि अक्षांश रेखाएं जो है कि बराबर दूरी पर खींचा गया है। इसके बीचों की दूरी एक होती है, 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 होता है। आसान देशांतर हमको पढ़ाने का कोई मोटो नहीं है, बस इतना मोटा मोटी समझा रहे हैं कि ये बराबर दूरी पर खींचा गया है। लेकिन देशांतर रेखा को आप देख रहे होंगे कि ये ग्लोब पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो जो है कि वो सटते जा रहा है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है कि कमते जा रहा है, और खींच देते हैं, मतलब कि ये कमते जा रहा है दूरी। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है कि ध्रुव के, ये ध्रुव हो गया, मतलब कि आप जैसे जैसे जाइएगा ये ध्रुव है, सबसे लास्ट ध्रुव है, ये लास्ट ध्रुव है। तो देशांतर रेखा को अगर जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है कि घट रही है। यहाँ इतना है ना, तो फिर यहाँ थोड़ा सा और कम गया, फिर 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 कम गया। इसी तरह से ये सट जाएगा देशांतर रेखा। मतलब कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर अगर हम जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की दूरी कभी नहीं घटती।
क्योंकि अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा हमेशा समान रहती है। अब हम बता रहे थे कि भारत से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है, और वो कैसे गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा कहलाएगा, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री देशांतर है, 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री जो है कि ये इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा मतलब कि भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग जो हो गया ना 23.5 डिग्री, वो कर्क रेखा। अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री मान लीजिए कि ये वाला है, तो 23.1/2 23.5 डिग्री जो है कि नीचे अगर आ जाइएगा तो ये मकर रेखा कहलाएगा, मकर रेखा। अब देखिए मजा आने वाला है कि मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप, तो 0 डिग्री देशांतर से थोड़ा सा ऊपर है भारत की स्थिति, कर्क रेखा के बीच से होकर गुजरता है। ये हम आपको दिखाते हैं, और आप देखिए कि ये आपको अगर नजर आ रहा होगा ना, तो ये देखिए 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, वो जो है कि भूमध्य रेखा है, ठीक। और 0 डिग्री से यहाँ ये 15 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, तो 30 के जस्ट नीचे ना आएगा 23.5, तो 23.5 से होकर के यहाँ से गुजर रहा है, और यहाँ जो है कि भारत को ये बीचों बीच से काट रहा है, तो 23.5 काट रहा है। और इसके ऊपर चले जाइए तो 30 भी काट रहा है, उसके ऊपर चले जाइए 31-32 भी काट रहा है, लेकिन 23 को एक नाम दिया गया है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है। अब मकर रेखा की स्थिति आप देखिएगा, तो मकर रेखा यहाँ से होकर के गुजर रहा है, जिसका कि कोई मतलब भारत से दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्क रेखा से भारत होकर के गुजरती है, भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, तो कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरता है उसको भी हम इस भी मैप से आपको बताने का कोशिश करेंगे। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 23.5, तो 23.5 जो है कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन है आपको हम बताते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले आप देखिएगा ना, सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, यहाँ गुजरात नजर आएगा। ये भारत की स्थिति यहाँ कहाँ पड़ेगी, ये लगभग यहाँ पड़ेगी। ये 23.5 काट रहा है ना, तो 23.5 जो है कि ये भारत है, मोटा मोटी हम बना दिए। तो भारत में जो है कि कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात से होकर के गुजरेगा, उसको हम लिख देंगे, तो सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे थे, ठीक। उसके बाद आगे आप लोग इस चीज को देखिएगा कि भारत का जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु हम क्या कहें, इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिण वाला है ना, वो जो है भूमध्य रेखा से सबसे दक्षिण वाला भाग जो है कि भारत यहाँ है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ वाला दक्षिण वाला भाग जो है इंदिरा पॉइंट है। तो अब ये जो है कि यहाँ नहीं आएगा, सॉरी 1 मिनट, अगर भारत की स्थिति यहाँ होती है तो मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आप देखिए ये फिगर इस तरह से कुछ था, ठीक। इस फिगर में हम कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, ये भारत है मान लीजिए। ये जो है कि स्थिति क्या थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन था, सबसे दक्षिण वाला बिंदु हम क्या बताएं कि इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है कि अक्षांश रेखा से उसकी दूरी जो है कि 876 किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु की ये जो है कि भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 मतलब कि 876 किलोमीटर के दूर जो है कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों के होकर के गुजरता है। वो 8 राज्य आपको नजर आएगा यहाँ पर, आप देखिएगा कि पहला तो हो गया गुजरात, और दूसरा जो है कि आपको काट देगा कौन सा, दूसरा काट देगा राजस्थान। आप फिगर में देखिएगा ना, ये वाला फिगर नहीं है, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये गुजरात की स्थिति है। और गुजरात के बाद जो है कि ये वाली इसकी थोड़ी सी आगे आप मैप को निकाल लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि गुजरात उसके बाद राजस्थान को काटता है, मध्य प्रदेश को काटता है, छत्तीसगढ़ को काटता है, झारखंड को काटता है, पश्चिम बंगाल को काटता है, त्रिपुरा को काटता है, मिजोरम को काटता है। ये टोटल 8 राज्यों को काटता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा करके हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है।
और ये 8 राज्य जो हम क्या बताएं, सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान है, गुजरात, एकदम जो है कि हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए अगर जो पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात 2 नंबर पर आएगा आपका राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद हमने क्या बताया, एकदम देखिए गुजरात आएगा, गुजरात के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, गुजरात के जस्ट बाद आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो एमपी आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा जाइएगा छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो है कि झारखंड है, झारखंड से छटा हुआ जो है कि पश्चिम बंगाल है, उसके बाद 2 जो है कि उत्तर पूर्वी राज्य जो है कि त्रिपुरा और मिजोरम है। तो हम 2 नंबर 3 नंबर हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हम 4 नंबर पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर झारखंड, झारखंड, 6 नंबर पर हम क्या बताएं झारखंड, उसके बाद 6 नंबर पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको एक हम ट्रिक भी बताएंगे, वो ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है, लेकिन अगर जो पूछ देगा क्वेश्चन की पूरब से पश्चिम सरिया कर बताइए या पश्चिम से पूरब सरिया कर, तब मुँह 4 जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको याद रखिए क्रम से। झारखंड के बाद आपका आएगा क्या, पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद 7 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, त्रिपुरा, उसके बाद 8 नंबर पर लास्ट में मिजोरम। ये एक क्रम है, मैप देखिएगा, गुजरात, गुजरात का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, एक देश है पड़ोसी देश बांग्लादेश, उससे भी होकर के गुजरता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है सिर्फ। म से हो गया आपका क्या है, मिजोरम, मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा शॉर्ट में लिख देते हैं, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया आपका राजस्थान, उसके बाद ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से क्या हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, झार से हो गया झारखंड। ठीक, ये सिर्फ याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अगर जो इसका सीरीज पूछा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसका एक मतलब कि सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश का जो भाग होता है ना, उसको जो है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोला जाता है। इतना आप एकदम कंसेप्ट यहाँ खोपड़िया में घुसा करके रखिए कि 23.5 डिग्री उत्तर वाला पूछ दिया कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिण वाला पूछ दिया मकर, 0 डिग्री पूछ दिया भूमध्य रेखा, 3 चीज को आप एकदम अटा करके रखिए माइंड में। तो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण मकर तक के बीच के रेखा को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंध हम कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो भारत की स्थिति तो 23.5 डिग्री के बीच में पड़ती है, लेकिन इसके पूरब क्या कहता है उत्तर वाला भाग में आप चले जाइए तो 23.5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, 30 उसके आसपास में आ जाता है, 30 32 33 के बीच में आ जाता है। तो थोड़ा सा भारत का उत्तरी भाग जो है कि नहीं उपोष्ण कटिबंध में भी पड़ता है। तो भारत दो सा मतलब कि तो भारत की स्थिति किस किस कटिबंध में पड़ेगा, एक उष्ण में एक उपोष्ण में, कारण कि कर्क रेखा गुजर रहा है तो उष्ण हो गया कर्क से, उसके ऊपर जो है कि कर्क से ऊपर भी जा रहा है ना 23.5 से, तो वो उपोष्ण वाला क्षेत्र हो गया। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्ण कटिबंध के साथ साथ उपोष्ण कटिबंध में भी पड़ता है। इस बात को आप एकदम माइंड में अटा लीजिए। उसके बाद एक फैक्ट और आता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है कि भारत के इलाहाबाद के निकट एक मिर्जापुर जगह है, वहां से होकर के गुजरती है। इसे मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको मिटाते हैं, देखना है स्क्रीनशॉट मारना है, हमारे आगे हम बताते हैं। ठीक, मिटाते हैं। देखिए 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
भारत के इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर बोल दीजिए, इलाहाबाद के नैनी, नैनी मिर्जापुर के निकट है, नैनी से होकर गुजरता है, और गुजरता है एकदम बीचों बीच से इसके, उसको मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है, इसे मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के टोटल 5 राज्यों को काटेगा। एक चीज बता देते हैं, मध्याह्न रेखा जो है टोटल 5 राज्यों को काटेगा। सबसे पहले याद कर लीजिए, ऐसे ही यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन है? पहला राज्य हम बताएं यूपी, दूसरा एमपी, और तीसरा एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ये याद रखेगा, एपी आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और 5वां जो है कि उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऐसे आप याद रख लीजिए कि भारत का जो है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कि भारत के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरता है, इसे प्रधान देशांतर रेखा बोला जाता है। ये भी ध्यान रखें कि प्रधान देशांतर, देशांतर रेखा, एक चीज नहीं छोड़ना, रेखा कहा जाता है, प्रधान देशांतर रेखा इसको कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि देखिए एकदम कंसेप्ट को हम अभी क्लियर करते हैं। भारतीय मानक समय, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, भारतीय मानक समय जो है ना, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो ग्रीनविच माध्य समय जो कि GMT जिसको बोला जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर है, जो कि ग्रीनविच एक इंग्लैंड में जगह है, वो 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर जो है ना, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये जो है कि 0 डिग्री देशांतर जो है, वो 0 डिग्री देशांतर जो है कि ग्रीनविच, ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड का एक जगह है, इंग्लैंड से होकर के गुजरता है, और यही 0 डिग्री, हाँ तो देखिए 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और ये हम बताएं कि भारत का जो मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ग्रीनविच से जो है कि GMT 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मध्याह्न रेखा, भारत का जो है कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है ना, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री GMT से ग्रीनविच माध्य इसको बोला जाता है, GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब आगे कैसे है वो देखिए, ये 0 डिग्री और 82 डिग्री, एकदम आप गुना कीजिए। यहाँ इसको याद रखने, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि एक चीज़ जानिए कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटा में 360 डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में जो है कि वो कितना डिग्री घूमेगी? तो 1 मिनट में जो है कि 1 डिग्री जो है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 24 को 360 से भाग दीजिएगा, तो आप देखिए कि आप निकाल लीजिएगा, तो 1 डिग्री जो है कि पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिए कि 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है 1 डिग्री घूमने में, तो 82.5 डिग्री 0 से आगे हो गया, तो 82 अगुने अगर आप 4 कीजिएगा ने, तो ये आ जाएगा आपको लगभग, हम ऐसे ही गुना कर देते हैं, 82 अगुने 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 328, आधा 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 4 बार जोड़िएगा इसमें, तो यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि
330 आ जाएगा। तो 330 मिनट जो है वो कितना डिग्री के बराबर होगा, इसको अगर जो हम 60 से भाग देते हैं ना, तो 60 से भाग दिएगा तो 5 बार में 300 बार में काट देगा, उसके बाद 30 बच जाएगा, यानी कि 5 घंटा, ये 30 जो बच गया वो हो गया। तो 5 घंटा 30 मिनट जो है कि यहीं से यह कैलकुलेशन करके निकाला गया है कि 5.5 घंटा जो है कि आगे है, 0 से लेकर के ये 330 देशांतर ये घूम जाता है। ठीक, यहाँ पर समझ गए कि 5 घंटा जो 30 मिनट आगे वो कैसे है, कारण कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है, तो यहाँ 82.5 डिग्री घूमने में जो है कि 0 से 5 घंटा 30 मिनट का यहाँ पर समय लग जाता है। ठीक, अब देखिए हम आपको जो है कि फिगर बना करके दिखाते हैं। उसी तरह से एक चीज़ आप देखिए कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट बिंदु हम क्या बताएं कि किबुथु था। तो किबुथु और गोरमोता पश्चिमी बिंदु जो है कि गुजरात में है, उन दोनों के बीच का अंतर जो है 2 घंटे का होता है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश वाला जो किबुथु है, किबुथु, और उसके बाद जो है कि गोरमोता गुजरात वाला जो है, ये दोनों के बीच का अगर अंतर पूछा जाए सूर्योदय में तो वो 2 घंटे का होता है। मतलब 2 घंटा पहले ही जो है कि यहाँ पर किबुथु में सूर्योदय हो जाता है, भोरे हो जाता है, और यहाँ पर 2 घंटा के बाद आता है। तो ये 2 घंटा का अंतर कैसे आया, वो अंतर आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि वो 30 डिग्री का अंतर हम बताए थे ना, पीछे वाला रिवाइज कीजिए। 30 डिग्री का अंतर, तो 30 गुने 4 अगर जो करते हैं, 30 गुने 4 तो 4 किया 12 और ये वो 0, यानी कि 120 मिनट का यहाँ पर अंतर हो जाता है। तो 120 मिनट कितना होता है, 2 घंटे का होता है। हम बताए थे ना कि दोनों जो है कि देशांतर या फिर अक्षांशीय रेखा या देशांतरीय रेखा जो है कि उसको अंतर कीजिएगा तो वो जो है कि लगभग 30 के बराबर होगा। तो 30 डिग्री और गुना 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 मिनट जो है कि 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 120 मिनट आ जाएगा। तो 120 मिनट कितना होता है, 2 घंटे के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच जो है कि सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम फिगर आपको बनाते हैं, और लास्ट में जो हम आपको वादा किए थे कि उस फिगर को देखने के बाद आप भूलिएगा नहीं, बस आप बने रहिए, देखिए फिगर को आप। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम बताएं भारत की जो है कि स्थिति है, भारत का फिगर है। सबसे अगर जो उत्तर वाला ये पोर्शन पूछा जाए तो इंदिरा कौल जो है कि 37 डिग्री 6 मिनट, हम क्या बताएं कि इसका जो है कि अक्षांशीय विस्तार जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका जो है कि देशांतरीय विस्तार जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको हम बताए थे। सबसे उत्तर वाला भाग जो है कि इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट, और उसके बाद सबसे दक्षिण वाला भाग कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि वाला है। अगर जो मुख्य भूमि से दूर सबसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट है। और उसके बाद जो है कि सबसे जो है कि पश्चिम वाला बिंदु गोरमोता है, गोरमोती उसको बोला जाता है, गुजरात में पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और सबसे जो है कि पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये जो है कि 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। अगर जो उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी पूछा जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो है कि विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण विस्तार लिखा हुआ है। और ये पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933, ये आएगा सम संख्या में 3214, और इसको विषम संख्या में याद रख सकते हैं 2933। तो इस वीडियो में जो है कि हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद आपको इस फिगर को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।